चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। और आप चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश का जिक्र तो आपसे करना चाहूंगा ही, और जो बात यहां पर आपने सुनी, जो ट्वीट में लिखा है अखिलेश यादव ने, उसको भी समझेंगे आपके जरिए। लेकिन सबसे पहले चुनाव आयोग की बात जरूर करना चाहूंगा। कितना इस पर फर्क पड़ते हुए आप देखते हैं जब एक वक्त गुजर जाने के बाद चुनाव आयोग यह फैसला लेता है कि रश्मि शुक्ला को अब हटा देना चाहिए? कितना फर्क पड़ेगा इसका? धन्यवाद राजीव जी। निर्वाचन आयोग के ऊपर जो उसके गतिविधियों को लेकर तमाम तरह के संदेह पैदा किए गए, पक्षपाती होने का आरोप लगाया गया, इस निर्णय से उसके ये आरोप धुल नहीं जाते। जब आज नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख है तब आपने इनको हटाया। झारखंड के डीजीपी को आपने बहुत पहले हटा दिया, और आप एक आदर्श स्थिति मानी जाती है कि किसी भी ऐसे अधिकारी को निर्वाचन के काम में न लगाया जाए जो एक्सटेंशन पे हो। आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था, लोकसभा का चुनाव के समय भी, जब मुख्य सचिव डीएस मिश्रा को लेकर के इसी तरह के सवाल पैदा हुए थे, उनको एक्सटेंशन पर रखा गया था और उनको प्रदेश का मुख्य सचिव बना के रखा गया। चुनाव भर वो मुख्य सचिव भी बने रहे, बाद में उनका एक्सटेंशन खत्म हुआ। रश्मि शुक्ला के ऊपर ये सरकार किस तरीके से मेहरबान है, इसका अंदाजा लगाई कि मेरी अपनी जानकारी में हाल के वर्षों में किसी ऐसे अधिकारी को मैं नहीं जानता जिसको एक बार में 2 साल का एक्सटेंशन मिला हो। डीएस मिश्रा को एक्सटेंशन मिला 1-1 साल का, फिर एक बार इन लोगों को मिला 6-6 महीने का। एक बार में 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया हो, और उसके बाद आपने प्रदेश का डीजीपी बना के उनके चुनाव के दायित्व दे दिए गए हो। और उसके बाद जब विपक्ष उनको हटाने की बात कर रहा है तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये निर्वाचन आयोग का निर्णय देर से लिया गया निर्णय है। इस तरह के निर्णय तत्काल लिए जाने चाहिए जब विपक्ष या जो स्टेक होल्डर्स हैं इस तरह के सवाल पैदा करते हैं। निर्वाचन आयोग का आज का ही आप निर्णय देखिए, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में या अन्य जो राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनकी तारीखें बदल दी। क्यों बदल दी आपने? क्या प्रकाश पर कार्तिक पूर्णिमा झारखंड में नहीं मनाया जाता? विधानसभा का चुनाव भी टाल दीजिए वहां पर। क्या कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाता? उनका विधानसभा का चुनाव भी टाल दीजिए। इन त्योहारों का असर उपचुनाव पे ही क्यों पड़ रहा है? और दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है और चुनाव खत्म हो रहा है 13 नवंबर को, तो उस त्योहार से और मतदान की स्थिति पे क्या अंतर पड़ने वाला है? मतदान खत्म हो जाता, सब लोग त्योहार मना लेते हैं। उस मतदान के पहले तो कोई आयोजन नहीं है। दूसरी चीज कि जब इस मतदान की तारीख घोषित की जा रही थी तभी तो निर्वाचन आयोग को पता था कि इस तारीख को कोई त्योहार ही पड़ सकता है, किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी वर्ग का हो। ऐसा तो है नहीं कि अचानक त्योहार आ गया जिसकी जानकारी आपको नहीं थी। हिंदू त्योहारों की जानकारी तो बहुत पहले से लोगों को हो जाती है। पतरा छप के आता है, सबको पता हो जाता है किस तारीख को त्योहार पड़ने वाला है। कोई नई बात तो उसमें होती नहीं है। अचानक कोई हालात पैदा हो जाए और आप त्योहार के नाम पे बदल दीजिए। प्रकाश पर्व पहले से घोषित है, कार्तिक पूर्णिमा पहले से जानकारी में है, ये दो ही आपने आधार लिया। और क्या कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीखें बदलने के लिए कांग्रेस ने, आरएलडी ने, बीएसपी ने चिट्ठियां लिखी थी। मान लीजिए मैंने लिखा चिट्ठियां लिखी थी। ये चिट्ठियां कब लिखी थी? आज लिखी है, कल लिखी थी, परसों लिखी थी। 16 नवंबर 17 अक्टूबर के आसपास ये चिट्ठियां लिखी है। चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद, चुनाव की तिथियों घोषणा के तत्काल बाद उन्होंने चिट्ठियां लिख दी थी। निर्णय कब ले रहे हैं आप? और इतने समय तक आप अपने निर्णय को लंबित क्यों रखा? इस तरह के निर्णयों से आमतौर पर सत्तारूढ़ दल को फायदा होता। आप बताइए कि इतने लंबे समय तक चुनाव प्रचार अभियान को बनाए रखना किसी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए संभव है? इतने लंबे समय तक चुनाव प्रचार अभियान को बनाए रखना उन दलों के लिए संभव है जिसके पास संसाधन बहुत कम है। यह तो केवल वही दल लंबे समय तक चुनाव प्रचार अभियान को बनाए रख सकते हैं जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जिससे भारतीय जनता पार्टी है। किसी भी ऐसे क्षेत्रीय दल हो, छोटे दल हो, कार्यकर्ताओं के बल पर चलने वाले दल हो, वामपंथी संगठन हो, इनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि एक लंबे समय तक लगातार अपने चुनाव प्रचार अभियान को बनाए रखें। तो ये तो आप सरासर सत्तारूढ़ दल है उसको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
इससे इससे तो यह आरोप नहीं इस आरोप से तो निर्वाचन आयोग नहीं मुक्त हो जाता कि वह तटस्थ है और ईमानदार है और विपक्षियों की बातों को सुन रहा है। यह अगर आधार बनाता है कि विपक्षी दलों के अनुरोध पर तिथियां टाली गई हैं, कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता। और ये बात बिल्कुल सही है, मैं तो अखिलेश यादव की इस बात से सहमत हूं कि छठ के दौरान बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों में आते हैं, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में या अवध के क्षेत्र में, और उनके लिए यह संभव था कि यह 4-5 दिन और रुक जाते हैं, मतदान करके वापस जाते। 10 दिन तक 12 दिन तक रुकना बहुत लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता, जहां उनका रोजी रोजगार का सवाल है। अन्य कोई वजह नहीं हो सकती, या आप जो अपना एजेंडा उस एजेंडे को आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। तो निर्वाचन आयोग अपने इन निर्णयों से इस आरोप से मुक्त नहीं होता कि उसका रवैया पक्षपातपूर्ण नहीं है। उसका रवैया एक पारदर्शी ईमानदार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कहीं साबित नहीं होता। और ये बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ये 9 सीटें 10 मिला लीजिए, मिल्कीपुर को भी आप मिला लीजिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी भी कंफर्टेबल नहीं रही। इसमें करहल तो एक ऐसी सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीती। उसमें राम जन्मभूमि का आंदोलन भी है, 2014 का 2017 का एक बीजेपी की लहर भी है, किसी लहर में नहीं जीती। कटहरी केवल 2 बार जीती है, कुंदरकी केवल 1 बार जीती है, जो भी वो भी बाई इलेक्शन जीती है वहां पर। समाजवादी पार्टी के साथ भी है, समाजवादी पार्टी खैर और मझवा की सीट कभी नहीं जीती, लेकिन विपक्ष जीता है, कांग्रेस जीती है। और भारतीय जनता पार्टी 2014 या आप कह सकते हैं कि 2091, 92, 96 में कई जगहों पर अपने स्थान बना पाए। तो कंफर्टेबल तो इसके किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। और यह भी है कि जो इस साल का लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, उन्हीं स्थानों के जो तत्कालीन विधायक थे वो उम्मीदवार बनाए गए, वो उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में अधिकांश वो पिछड़ गए, जिसको आप कह सकते हैं कि उस सेगमेंट में चुनाव का हार का सामना उनको करना पड़ा। आप एक गाजियाबाद की सीट आप कह सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना जन समर्थन बनाए रखा, बाकी तो कोई जगह नहीं है। खैर में भी उसकी जीत का अंतर कम हो गया। फूलपुर में तो हार गई, मिल्कीपुर में तो पहले से हारी हुई थी, कटहरी में भी हारी, करहल में भी हारी, ये मीरापुर में वहां भी उसका अंतर बहुत कम हो गया। मझवा में जो था वह जो 25-30 हजार की जीत हुई थी निषाद पार्टी की, वो 1800 की लीड रह गई अनुप्रिया पटेल जी के लिए। वो मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का एक सेगमेंट है, असेंबली सेगमेंट है मझवा। तो 2024 में जो राजनीतिक स्थिति है उससे कोई बदलाव थोड़ा आ गया है। और ये जो ध्रुवीकरण की बातें हो रही हैं, आप झारखंड में आप जाके बोल रहे हैं, जो जिस तरह के भाषण हो रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा के, इतने गम आपत्तिजनक है। किस सीमा तक आप बोलेंगे लोगों को? बाबर के औलादों को आप वहां से हटा देंगे। और जिस तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं आप कि घुसपैठी आ गए, तो बात सही है, घुसपैठियों के लिए राज्य सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है? और दूसरी चीज, झारखंड की सीमा तो बंगाल से लगती है, बांग्लादेश से नहीं लगती। सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर आप एक कहते घुसपैठी आ गए हैं, 10 साल से आप सत्ता में है केंद्र के में, पिछले 5 साल, अभी जो 5 साल बीता है उसके पहले तो आपकी सरकार थी झारखंड में, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे जी, पूर्णकालिक सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कितने लोगों की आपने पहचान कर लिया और कितने लोगों को आपने बाहर कर दिया घुसपैठ के नाम पर? तो ये नैरेटिव बनाने से काम नहीं चलता, और तथ्यहीन और असत्य बातें कर करके। अभी कल जो घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह जी ने जो कहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बीजेपी सरकार में खुला। अरे साहब, रांची में यूपीए सरकार के जमाने में वो खुल गया था। आप कहते हैं कि आईआईटी हमने बनाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो धनबाद का है, जिसको आईआईटी का दर्जा भले न मिला हो, लेकिन एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, जिसको ही आपने आईआईटी माना, जमाने से जब मैं विद्यार्थी था तब से वो इंस्टीट्यूट वहां काम कर रहा। इसके अलावा कौन सा आपने खोल दिया? तो कहने से बात नहीं बनती है ना। और ये इस बात को लोग कायदे से महसूस कर रहे हैं। बात हो रही, आप आदिवासी नेतृत्व को कहां डेवलप होने दिए?
एक आदिवासी लीडरशिप डेवलप हुई। आप कहते हैं कि आदिवासी राज्य बनाने का श्रेय बीजेपी को जाता, मान लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनाया, लेकिन आदिवासियों के नेतृत्व को आपने जमने कहा दिया। जितने भी आदिवासी ने, अपने पार्टी के जितने आदिवासी नेता थे, किसी को आपने कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया। जो गैर भाजपाई आदिवासी नेता हुए, चाहे शिबू सोरेन हुए हों, चाहे हेमंत सोरेन हुए हों, उनको आपने काम करने नहीं दिया। याद कीजिए, शिबू सोरेन को अपने इसी कार्यकाल में 2 बार अपने विधायकों को लेकर जाना पड़ा छत्तीसगढ़। सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, ये स्थिति बनती थी जी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के विधायक पकड़े गए पैसों के लेन देन के साथ, कांग्रेस लोगों को निकालना पड़ा। तो सरकार गिराने की कोशिशें नहीं थी तो क्या थी? और अगर आप हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करते हैं, हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं, अपने पार्टी के जो गैर आदिवासी नेता उनको प्रमोट करते हैं, आदिवासियों को आप प्रमोट नहीं करते, तो आदिवासियों के आप पक्षधर हैं, यह कैसे साबित हो जाएगा? चंपई सोरेन की चिंता, चंपई सोरेन ने तो बनाया ना, मुख्यमंत्री तो बनाया जेएमएम ने, फिर उसके नेता वापस आ गए। नेता जब वापस आ गए तो न्यायालय के आदेश से वापस आए, उनकी जमानत हुई और न्यायालय ने टिप्पणी की कि जिन आरोपों में इनको गिरफ्तार किया गया है उससे कोई साक्ष्य नहीं मिलते। ये तो टिप्पणी किया हुआ है। आपने अपने नेताओं के साथ क्या किया? बाबूलाल मरांडी 14 साल तक पार्टी से बाहर रहे। बाबूलाल मरांडी वो नेता है जो राज्य बनने पर पहले मुख्यमंत्री बने थे, आदिवासी नेता, भारतीय जनता पार्टी। उनको मजबूर कर दिया आपने पार्टी छोड़ने के लिए। तो जो बात आप कहना चाहिए, जो बात आप कह रहे हैं, किसको ये मुद्दा ही नहीं। किस एक भी झारखंड में किसी भी जिले में मुसलमानों के द्वारा आदिवासियों की जमीन कब्जा करने का कोई विवाद नहीं। और अगर कोई विवाद है तो रघुवर दास की सरकार ने क्या किया? वो तथ्य ला दीजिए कि इन जिलों में माटी जमीन हड़पने का मुद्दा है, माटी छीनने का मुद्दा है। ये जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये हताश राजनीतिक दल का परिचायक है। अब मुद्दों की बात कीजिए। मुद्दों की बात आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर। आपका परिवारवाद का मुद्दा फेल है, भ्रष्टाचार का मुद्दा फेल है, गवर्नेंस का मुद्दा फेल है, केवल यही तो स्थिति बची हुई है। क्या पोलराइजेशन करें? और पोलराइजेशन की स्थिति बनती नहीं है। आप किसी भी संथाल परगना और कोल्हान के इलाके में तो आप भूल जाइए कि कहीं घुस भी पाएंगे। पिछले चुनाव में जबकि भी एक असर था भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी के प्रति भी लोगों का आकर्षण था, एक सीट नहीं मिली थी बीजेपी को। 14 या 16 सीटें हैं उस इलाके में। और दूसरी तरफ जो इंडिया दल समूह है वो मुद्दों की बात कर रहा है। आप हिंदुत्व के नाम में पोलराइजेशन कर रहे हैं और वो कहता है कि हम सरना धर्म को मान्यता देंगे, हमारे लिए प्रमुख है, प्रकृति की पूजा हमारा तरीका है और उसको हम आगे बढ़ेंगे। क्या काट है आपके पास? हिंदुत्व के अम्ब्रेला में जो आप सबको लेना चाहते हो तो संभव नहीं, ये लोग स्वीकार नहीं करते। मेरा अपना मानना यह है कि निर्वाचन आयोग का यह निर्णय, चाहे चुनाव टालने का, चाहे रश्मि शुक्ला डीजीपी महाराष्ट्र को हटाने का, इन दोनों निर्णयों से चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण रवैये का कोई समाधान नहीं होता। धीरे से लिया गया निर्णय है और उपचुनाव टालने का निर्णय तो कतई तर्कसंगत नहीं। यह सत्तारूढ़ दल या संसाधनों से युक्त राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने की कोशिश है। जी बिल्कुल, लाभ पहुंचाने की, सत्तारूढ़ दल को लाभ यानी फायदा पहुंचाने की कोशिश है। और उसमें क्या चुनाव आयोग अभी भी